अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर स्मेल अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीनस के साथ। तो नाजरीन, ऐसा जैसा कि आप सब जानते हैं और मैं हमेशा कहती हूं, इस शो में बात होती है आपकी हेल्थ की, आपकी ब्यूटी की और आपकी ओवरऑल वेलनेस की। और जब बात होती है इस तरह की डिजीज़ यानी डायबिटीज़ की या फिर शुगर की, जिसे आम लफ्ज़ों में कहा जाता है शुगर, तो इस बीमारी की वजह से, क्योंकि ये मेटाबॉलिक डिजीज़ है, इसकी वजह से आपकी ना सिर्फ आपकी वेलनेस बल्कि आपकी हेल्थ भी बहुत बुरी तरह नेगेटिवली मुतासिर होती है। और मुतासिर होने की वजह ये होती है क्योंकि आपकी बॉडी में प्रॉपरली जो चीज़ें आप खा रहे हैं वो आपके लिए सही तरह से आपका बॉडी का पार्ट नहीं बन पाता, आपको वो एनर्जी लेवल प्रोवाइड नहीं कर पाता, और जिसकी वजह से आप वीक भी फील करते हैं और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी आ रही होती हैं। और साथ में जो लोग डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं, यानी जो लोग डायबिटिक है, वो बहुत सारी चीज़ों में अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में उनको रिस्ट्रिक्ट होना पड़ता है, रुकना पड़ता है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को बर्दाश्त करना पड़ता है, जिसमें फुट इन्फेक्शन है। साथ में बहुत से लोगों को बिनाई भी उनकी बहुत ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों के साथ ऐसा मसला होता है, बल्कि यूजुअली मसला आता है उनको हार्ट का, ठीक है, उनके हार्ट में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और क्योंकि इसकी वजह से किडनीज़ में बहुत सारी मेडिकेशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, इंसुलिन ले की ज़रूरत पड़ती है, तो अब किडनीज़ में भी इफ़ेक्ट आना शुरू होता है, किडनीज़ भी कमज़ोर होना शुरू होती है, यहाँ तक कि गुर्दे फेल भी हो जाते हैं। तो बहुत सारी, जब भी ये चीज़ प्रॉब्लम आती है शुगर की या डायबिटीज़ की, तो इसके साथ बहुत सारे मसले साथ जुड़े होते हैं जो कि आपके लिए हार्मफुल साबित हो सकते हैं। जदीद तहकीक के मुताबिक और न्यू एडवांसमेंट के बाद आप अपनी लाइफ को किस तरह से, किस बीमारी से किस तरह से बचा सकते हैं और अपनी लाइफ को किस तरह सहल बना सकते हैं, और इस मामले को और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं डिफरेंट डॉक्टर्स, तबीब हजरात यानी कि हकीम, इसके अलावा होम्योपैथिक डॉक्टर्स, एलोपैथिक डॉक्टर्स और बहुत सारे कंसल्टेंट्स हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होते हैं और हर दफ़ा आपको एक नए टॉपिक पर आपको रहनुमाई के लिए यहाँ मौजूद होते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्योंकि डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ से रिलेटेड हमारे पास डॉक्टर मौजूद हैं जो कि बरसा बरस से लोगों की इस प्रॉब्लम को यानी डायबिटीज़ को मैनेज कर रहे हैं और लोगों की लाइफ को सहल बना रहे हैं, इजी बना रहे हैं, और इस मर्ज़ के साथ किस तरह से अपनी ज़िंदगी हैप्पी, हेल्दी और वेलनेस के साथ गुजारनी है, ये बता रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मसूद अख्तर। तो आइए वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें याद किया और अपने प्रोग्राम के अंदर बुलाया। यकीनन लोगों को इससे बड़ा मुस्तफ़ीज़ हो सकेंगे वो लोग जो डायबिटिक पेशेंट हैं, और ख़ास तौर पर वो जिनको डायबिटीज़ होने के चांसेस है, तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो डॉक्टर आप हम सबको, हमारे व्यूअर्स को ये ज़रूर बताएं कि डायबिटीज बेसिकली क्या है और इसके कितने टाइप्स हो सकते हैं, या अभी तक कितने टाइप्स हमने डिस्कवर किए हैं। देखें, डायबिटीज़ इस वक्त जो है हम ये कह सकते हैं कि इट्स नॉट ए डिजीज़, इट्स अ लाइफ स्टाइल। अगर हम डिजीज़ को ज़रा देखें तो इसके अंदर 3 किस्म की डायबिटीज़ होती है। एक कहलाती है टाइप 1, एक टाइप 2 कहलाती है, और तीसरी होती है जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये बेसिकली टाइप 2 की फॉर्म है। खासतौर पर प्रेगनेंसी के दौरान अमूमन ये देखा गया है कि इनटेक जब बढ़ता है तो उससे कुछ बच्चियों के अंदर ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है। ओके। और जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, बेसिकली डायबिटीज़ होती है कि आपके जिस्म के अंदर ना इंसुलिन रिलीज होती है, जो क्या करती है कि जो आप खाते हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स आप लेते हैं, उन सबको वो क्या करती है, डाइजेस्ट करती है, एटीपीज के अंदर तोड़ती है, जिससे आपको एनर्जी मिलता है। तो टाइप 1 जो डायबिटीज होती है, ये कहलाती है ऑटो इम्यून डिजीज। इसके अंदर होता ये है कि कुदरती तौर पर क्या होता है कि जो पैंक्रियाज के सेल्स होते हैं, जहाँ से इंसुलिन रिलीज होती है, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है और वो सेल्स को खा जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो होते हैं वो रखे जाते हैं, शुरू पहले दिन से वो इंसुलिन के ऊपर उनको एडजस्ट करते हैं। इसका पहले इसको कहते थे जुवेनाइल डायबिटीज। बच्चों में अमूमन ये होती है। और अब जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो ये है कि 1 हफ्ते से लेके 12 साल की उम्र तक जो भी होता है तो वो टाइप 1 के अंदर ही आता है। और उसके अंदर इंसुलिन ही इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन है, वो इंसुलिन शुरू से उनको दी जाती है। इसके बाद जो दूसरी टाइप है वो टाइप 2 कहलाती है, जो 90% है पॉपुलेशन के अंदर। और इसके सबसे जो पहली कॉज है, इसके अंदर जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन
प्रीडिस्पोजिशन होती है ओके। कि जेनेटिकली अगर पेरेंट्स हैं, सपोज किसी के वालिद और वालदा दोनों डायबिटिक हैं तो 100% बच्चों में डायबिटीज़ होगी। अगर इन दोनों में से कोई एक है तो 50% बच्चों के अंदर डायबिटीज़ होने के चांसेस है, क्योंकि जीन ट्रैवल करती हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन वो में, तो प्रॉपर्टीज उनके आती हैं। वो प्रॉपर्टीज आती हैं। दूसरा ये कि हमारे यहाँ जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये ज़्यादातर होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। हमारी बॉडी इंसुलिन तो प्रोड्यूस कर रही है लेकिन वो सही तरीके से बाइंड नहीं होती है हमारी बॉडी में। बाइंड ना होने की वजह से वो क्या करती है, रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है। जब रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है तो बॉडी के अंदर जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स और जो भी चीज़ें खाते हैं जिससे शुगर बेसिकली इंक्रीज होती है, बनती है, तो उससे क्या होता है कि वो उनकी शुगर इंक्रीज होने लगती है। और इसका दूसरा फार्मूला ये है कि ख़वातीन के अंदर ये अगर उनकी वेस्ट साइज को अगर आप देखें 32 है तो देयर इज वेरी लेस चांसेस। बीएमआई का बेसिकली बड़ा रोल है, बॉडी मास इंडेक्स का। उसके अलावा मर्दों बॉडी में मास इंडेक्स से मुराद आपकी बॉडी में फैट लेवल क्या है आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, और अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, अपनी वेट के अकॉर्डिंग आप इंटरनेट पर भी चेक कर सकते हैं कि आपका बीएमआई क्या है, आप हेल्दी बीएमआई के साथ हैं या आपके यानी फैट लेवल इंक्रीज कर रहा है। जी डॉक्टर। ठीक, तो वो टाइप 2 के अंदर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है इंसुलिन का, तो उसके लिए वो वाली ड्रग्स दी जाती हैं जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम किया जाए। लेकिन देखा ये गया इन माय प्रैक्टिस ऑफ 30 इयर्स कि इनिशियल तो दवाइयाँ काम करती हैं, ओके, कोई 5 इयर्स काम करती हैं, फिर उसके अंदर एक दवा में दूसरी दवा ऐड हो जाती है, फिर 2 साल के बाद और दवा एक ऐड हो जाती है। लेकिन तो हेल्प आउट कि आपकी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी प्रॉपर तरीके से चल सके, क्योंकि मेडिसिन से इस्तेमाल करने के बाद वो बॉडी भी उस चीज़ की आदी हो जाती है, देन उसके असरात कम होना शुरू हो जाते हैं, तो आपको हेल्प के लिए और मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है यकीनन। ऐसा ही है। तो अल्टीमेट जो उसकी जो चॉइस है ना वो इंसुलिन है बेसिकली। ओके, तो अगर हम तो ये इस पे बिलीव करते हैं कि अर्ली इंसुलिनाइजेशन होती है। हमारे यहाँ बड़े मिथ्स है ना कि लोग घबराते हैं, निडल कैसे लगेगी, क्या होगा, लेकिन अगर जो लोग पेशेंट आ जाते हैं इंसुलिन के ऊपर, इसी की जो एक और किस्म है वो कहलाती है जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो अमूमन प्रेगनेंसी में होती है। अमूमन बाज़ लोगों को देखा ये गया है क्योंकि प्रेगनेंसी में उनका इंटेक बढ़ता है तो उनके ग्लूकोज लेवल भी बॉडी में बढ़े हुए होते हैं, तो वो उस बढ़े हुए को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन ही दी जाती है। और देखा ये गया कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो नॉर्मल, यानी आफ्टर डिलीवरी ये चीज़ें नॉर्मल भी हो जाती है। बिल्कुल। ये था सिलसिला, ये 3 किस्में हैं। ओके, आपने एक बात के बारे में जिक्र किया कि अक्सर लोग डर रहे होते हैं तो अनट्रीटेड छोड़ देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि अब हम जाएंगे डॉक्टर के पास, वो डिफरेंट टेस्ट करवाएंगे, टेस्ट में तो 10 किस्म की चीज़ें निकल आएंगी, 10 बीमारियां निकल आएंगी, हम ऐसे ही ठीक हैं। तो ऑब्वियसली एज अ डॉक्टर आप बहुत सारे ऐसे केसेस को देखते होंगे जो कि अर्ली डायग्नोसिस ना होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम का शिकार हो रहे थे। तो मैं चाहूँगी अब हमारी व्यूअर्स को इस बात के लिए भी आप यानी अवेयरनेस दें कि अर्ली डायग्नोसिस कितनी ज़रूरी है, और आपको अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई भी अर्ली साइंस ऑफ सिम्टम्स मैं पहले चाहूँगी कि आप बताएं, और साथ में ये भी बताएं कि क्यों ज़रूरी है और टाइम पर डॉक्टर को कंसल्ट करना, सीख करना कितना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले वो लोग जो कहते हैं कि मैं खाना भी खाता हूँ लेकिन मुझे भूख लगती है हमेशा, और मेरा वेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, वेट कम नहीं हो रहा। तीसरा ये कि मुझे प्यास बहुत लगती है, मुझे पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, ये अर्ली साइंस हैं कि आपको पता चल जाए कि आप फ़ौरन उसी वक्त टेस्ट करवाइए, और टेस्ट करवाने के बाद प्रॉपर मेडिकेशन लीजिए, उसके लिए लाइफस्टाइल अपना बेहतर कीजिए, हेल्दी फूड लीजिए, तो वो सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूँ कह सकते हैं कि आपको थ्रस्ट बहुत ज़्यादा होती है, आप ज़्यादा खाते हैं, और आप ज़रा सा कोई काम करते हैं तो उसके बाद थकन का बहुत एहसास होता है। यानी आप खा तो रहे हैं प्रॉपर, बल्कि ज़्यादा खा रहे हैं, बट आपकी बॉडी में वो एनर्जी लेवल डेवलप नहीं हो पा रहा। ओके, तो ये टाइप 2 के अंदर सब इनिशियल स्टेजेस के ऊपर ऐसा ही होता है। ओके, तो बाज़ जगह तो देखा ये गया है कि इस टाइप 2 के अंदर बाज़ जगह तो ये देखा गया है कि पेशेंट जो है वो हमारे पास आता है किसी कॉम्प्लिकेशन को लेके, वो वैसे नहीं आता, उसको मैनेज कर रहा होता है, ये समझ रहा होता पेशाब, अमूमन कहते हैं ना ओल्ड एज हो गई है तो पेशाब तो भाई आपको ज़्यादा आ रहा है, पानी कमज़ोर हो गया है, मसाना कमज़ोर हो गया, तो ये हमारे पास आते हैं कॉम्प्लिकेशन के साथ।
सही। ये डायबिटीज़ अगर आप प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं करते ना, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये है कि आप एंड ऑर्गन को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल है तो आपकी आंखें ही बहुत सही रहेंगी। अगर डायबिटीज़ आपके ब्रेन के अंदर ज़्यादा शुगर लेवल जाता है तो आपको अल्जाइमर डिजीज़ हो सकती है। जॉइंट्स में जाता है तो आपको आर्थराइटिस हो जाता है। गुर्दे, आपने देखा दुनिया में नंबर 1 कॉज है गुर्दे फेल होने की, वो डायबिटीज़ है। इसलिए कि गुर्दे एक मरतबा फेल हो जाते हैं तो फिर उनका ट्रांसप्लांट फिर करवाना पड़ता है। ये exactly, which is very costly। और ऑब्वियसली एक जो आपका जो बाय नेचर आपको जो ऑर्गन मिला है उसमें, और जब ट्रांसप्लांट होता है तो किसी और के ऑर्गन को लगाने के बाद ऑब्वियसली चेंजेस आ जाती हैं बॉडी में। नॉर्मल फिजियोलॉजी तो उसको मेंटेन करने में टाइम लगता है, प्लस उसके साथ आपको मेडिकेशन की कुछ अर्से तो आपको उसके लिए भी मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। फिर साथ में जब ऑलरेडी आपको डायबिटीज़ हो और फिर किडनी के साथ ट्रांसप्लांट करवा लिया जाए तो ज़ाहिर है कॉम्प्लिकेशंस, और शुगर का मामला जो है यानी डायबिटीज़ का मामला जो है वो तो सॉल्व नहीं होता। अच्छा डॉक्टर, मैं ये चाहूँगी आप ये भी मिथ बस्ट करें कि बहुत से वॉल चॉकिंग भी होती है, बहुत से लोग शर्तिया वो कहते हैं, यानी बिल्कुल चैलेंजिंग टोन में कह रहे होते हैं कि शुगर का शर्तिया इलाज। तो काइंडली लोगों को, और लोग क्योंकि वॉल चॉकिंग हर किसी के एक्सेस में होती है, लोग देख रहे होते हैं, नंबर गिवन होता है, तो लोग बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ भी बन जाते हैं। मैं तो यही वर्ड यूज़ करूँगी उनके लिए, क्योंकि वो नंबर देखकर वहाँ पर यानी कंसल्टेशन के लिए जाते हैं, देन फिर उसके बाद उनको ऐसी मेडिकेशन दी जाती है प्रॉपर, उनका यानी उसका ऐसी गर्म दवाएं या ऐसी मैं कहूँगी हार्श दवाएं दे दी जाती हैं कि दूसरे ऑर्गन्स यानी किडनीज़ में भी इफ़ेक्ट आता है, बाकी चीज़ें भी प्रॉब्लम कर रही होती हैं। तो क्यों नहीं आप जब आप किसी एक यानी प्रोफेशनलिस्ट को देख रहे होते हैं, यानी आप देख रहे होते हैं कि अगर मुझे शर्तिया इलाज करना है तो सिर्फ लफ्ज़ों पे जाना चाहिए या कि एक जो प्रॉपर, और ये हमारे वाले माशरे के अंदर ख़ास तौर पर अर्बन एरियाज़ के अंदर, कराची, लाहौर, हैदराबाद और दूसरे ऐसे अर्बन एरियाज़, उसमें ये वॉल चॉकिंग होती है कि शर्तिया इलाज। डायबिटीज़ का इलाज नहीं है, इसका मैनेजमेंट है। एग्जैक्टली। आप जितना आप इसको मैनेज करेंगे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी। तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि हमारे व्यूअर्स को इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए कि वॉल चॉकिंग के ऊपर चले जाएं, वो प्रॉपर किसी डॉक्टर्स को दिखाएं, इन्वेस्टिगेट। क्योंकि देखें अब ये डायबिटीज़ आपको हर जगह मिलेगी और हर जगह इसके डॉक्टर ही मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत कम डॉक्टर हैं उसको डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि बहुत कॉमन, जिस तरह से अभी आपने ऑफ कैमरा आपने जिक्र किया कि 38% आपने यानी कोट किया कि 38% लोगों में पाकिस्तान में ये इशू है, यानी डायबिटिक लोग हैं। और जाहिर है वक्त के साथ अगर हम इसको यहीं रोकेंगे नहीं और इसके लिए काम नहीं करेंगे तो उसकी परसेंटेज में मज़ीद इजाफा होगा। सो ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है तो उसके लिए सॉल्यूशन के लिए लोग और बैठे हुए हैं, और बहुत अच्छी यानी मेडिसिन्स भी आ चुकी हैं और बहुत ज़्यादा सर्टिफाइड डॉक्टर्स मौजूद हैं हमारे पास। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स की कमी है पाकिस्तान में, और ना ही ऐसा है कि तजर्बाकार। आपका भी अपने जिक्र किया कि मोर देन 30 ईयर्स का आपका खुद का भी तजर्बा है। तो जाहिर है आपने इस तरह के बहुत सारे 30 ईयर में, अगर एक ईयर में एक केस भी देखो तो 30 केसेस तो देखे होंगे ना, उसमें 30 आपको सिचुएशंस पता चली होंगी। तो किसी भी यानी वॉल चॉकिंग या इस तरह की चीज़ों में इतनी जल्दी बिलीव करना आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मैं चाहूँगी आप इस पर ज़रूर यानी रहनुमाई करें। देखें ये जो वॉल चॉकिंग है, एक तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इसको कंट्रोल करें, और ये जो क्वैक्स होते हैं जो ट्रीट करते हैं, ये अमूमन क्या करते हैं कि ये स्टेरॉइड्स देते हैं। स्टेरॉइड से होता है कि वक्ती तौर पर, आप ये बात बिल्कुल खोलकर सही तरीके से लोगों को बताएं कि ऑब्वियसली वो मैजिक नहीं कर देंगे और वो इतनी हार्श मेडिसिन होंगी, स्टेरॉइड्स होंगी, तो आपकी बॉडी में क्या इफेक्ट होगा। वो इनिशियल तो ऐसा महसूस होता है कि आदमी रिकवरी की तरफ है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर वो फ़ायदा नहीं होता बल्कि उसका नुकसान होता है। जहाँ स्टेरॉइड्स के जहाँ फ़वाइद हैं वहाँ नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो आप दे सकते हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है अननेसेसरी देते हैं। बहुत सारे क्वैक्स जो बैठे हुए हैं और दूसरे जो मेडिसिन देते हैं उसके अंदर वो स्टेरॉइड देते हैं, जिससे किडनी भी डैमेज होने के चांसेस होते हैं, आई डैमेज होने के चांसेस होते हैं, लिवर फेलियर के अंदर जा सकते हैं। तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि वो इन किसी भी चीज़ के ऊपर ना जाएं। और बल्कि अब तो कम्युनिकेशन इतनी फास्ट हो गई है, गूगल के ऊपर आप खुद सर्च कर सकते हैं, आप उस पर देख सकते हैं आपके कोई सिम्टम्स आ रहे हैं उस पर क्या हुआ। और अब सबसे पहले आप फैमिली फिजिशियन को ज़रूर दिखाएं जो आपके पड़ोस में, आपके महल्ले में, आपके विसिनिटी के अंदर
डॉक्टर बैठते हैं, उनसे जाके ज़रूर डिस्कस करें अपने सिम्टम्स। फिर उसके बाद जब डायग्नोसिस हो जाए तो प्रॉपर तरीके से इसका ट्रीटमेंट कराइए, इसलिए कि इसका मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट नहीं। बिल्कुल इस बात को समझें कि इस चीज़ का कोई शर्ती इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है, बल्कि इसको मैनेज किया जा सकता है अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके, अपनी लाइफ में हेल्दी एक्टिविटीज़ को अपना के, अपनी डाइट को थोड़ा सा बेहतर करके, बहुत सारी मॉडिफिकेशन के बाद आप इसको बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। और इसके साथ ऐसा नहीं है कि ये इस डिज़ीज़ के बाद आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी या आप बिल्कुल परहेज़ वाली ज़िंदगी, आप बहुत हद तक अब इसको मैनेज कर सकते हैं। और मज़ीद मैनेजमेंट में चाहूँगी मैं डॉक्टर कि आप बेसिक फूड यानी अब जो डायबिटिक लोग हैं उनके लिए पावर फूड्स क्या हो सकते हैं? देखें, जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए डाइट बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि एक तो डाइट है, फिर एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्टिविटी जितनी आप ज़्यादा करते हैं। हमारे इस वक्त देखा ये जा रहा है माशरे के अंदर, हो ये रहा है कि सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, अगर उसको छोटा सा भी काम है तो बाइक के ऊपर जा रहा है। और खाने के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जैसे जंक फूड बेताशा लेते हैं, जो बॉडी में जाके स्टोर्ड होता है, उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि वो अपने फूड के ना पोर्शन कर लें। वो फूड के जब पोर्शन आप कर लेंगे तो आपको ना चपाती एक खानी है, इससे ज़्यादा नहीं खानी है। अगर आपने चपाती ले ली है, नोट डाउन कर लें, डॉक्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपको मशवरा देने वाले हैं। और डाइट प्लान कोई नहीं देता आपको, डॉक्टर डाइट प्लान दे रहे हैं वो भी फ्री में। अगर आप रोटी खाते हैं तो फिर आप चावल नहीं खाइए। अमूमन देखा ये गया है कि वो डायबिटिक पेशेंट हो या वैसे, वो पहले रोटी खाते हैं फिर उसके बाद चावल भी खाते हैं। तो उससे क्या होता है कि कार्ब्स बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर चले जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो आप अगर वो रोटी एक ले लेते हैं तो उसके बाद आप चावल नहीं लें, उसके साथ बहुत सारा सलाद रखें। आप सलाद ले सकते हैं, एक छोटी प्याली दही ले लें। कैलिब्रेशन जो है वो प्याली को बना लें आप, जो चाय की प्याली नहीं होती वो आपकी कैलिब्रेशन है। आप चावल खाना चाहते हैं, आप उसको अच्छे तरीके से उसको भर लें। बॉइल्ड राइस लीजिए, सबसे बेहतर है। और उसके ऊपर इतनी ही करी डाल सकते हैं हम, जैसे दाल डालना चाहें दाल डाल लें, शोरबा डालना चाहें शोरबा डाल लें। और बोटी आपको सिर्फ 2 दरमियाने साइज़ की बोटी लेनी है, जो 20 से 25 ग्राम की एक बोटी हो, तो 2 बोटियां आप उसके साथ लेते हैं। और आप हरी सब्जियां सारी खा सकते हैं, उसमें लौकी डाल लें, टिंडे डाल लें, वो बहुत बेहतर है। और आप अपने खाने के अंदर सलाद का उनसर भी शामिल करें, सलाद जितनी ज़्यादा तादाद में, क्योंकि उससे आपको स्टोमक भी भरना है, पेट भी भरना है, फुल फील भी आए और कैलोरीज भी ना जाए। कैलोरीज उसमें स्टोर्ड नहीं होती हैं और कैलोरीज कम होती हैं। तो आप वो भी कीजिए और थोड़ा सा दही इस्तेमाल करें। और ख़ासतौर पर जो डायबिटिक पेशेंट है वो रात के अंदर ना दूध ज़रूर पी लिया करें। उसकी वजह है कि जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं तो दूध एक ऐसा मीडियम है कि उसमें रेजिस्टेंस डेवलप होता है और एकदम शुगर नीचे नहीं जाती, ग्रेजुअली शुगर नीचे जाती है। तो डायबिटीज, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम बहुत होता है दूध में, अगर खालिश दूध आपको मिल जाए, खालिश अगर आपको दूध मिल जाए तो आप एक कप रात को या 1 गिलास दूध का ले सकते हैं उसके साथ। और मैं ये एडवाइस करूंगा कि जो हम मील लेते हैं 3 हैवी मील्स, वो नाश्ता भी हम तगड़ा करते हैं, पराठा खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं और रात के सालन के साथ, या दोपहर के अंदर हम 2-2 3-3 चपातियाँ खाते हैं। तो आप अपने मील को क्या करें, 6 में डिवाइड कर लीजिए। आप नाश्ता लीजिए, नाश्ते के अंदर आप बॉयल एग ले सकते हैं, उसके अंदर प्रोटीन होते हैं, आपको कैल्शियम होता है। आप उसके साथ जौ का दलिया बनवा लें अच्छा सा, उसके अंदर चीनी की जगह स्वीटनर डाल के, दूध डाल के यूज़ कर लें। हनी यूज़ करते हैं, कुरान के अंदर है, तो उसमें बिल्कुल शफा है, तो वो आप ले सकते हैं। और क्या डायबिटीज वाले पेशेंट भी ले सकते हैं हनी? देखें, लोग तो रिकमेंड नहीं करते, लेकिन क्योंकि कुरान के अंदर है कि उसमें शिफा है, तो जब उसमें शिफा है तो यकीनन मेरा तो बिलीव ये है कि उससे फ़ायदा होगा। आप बहुत ज़्यादा नहीं, आप 2 चमचे ले लें, 1 चमचे ले लें, जिससे आपको थोड़ा सा एनर्जी भी मिले और आपका टेस्ट भी हो जाए। उसमें आप एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चीज़ बनवाया करते हैं, नबीस। वो उसके अंदर होता है कि रात को आपने 5-6 बादाम ले लिए, 4-5 पिस्ते ले लिए, और आप कुछ किशमिश ले लिए, अखरोट के 1-8 पीस ले लिए, उसको आपने रात को पानी के अंदर भिगो दिया और सुबह आपने उसको ग्राइंड करके आप पिए, तो आपको उससे बड़ी एनर्जी मिलेगी जी। और एनर्जी ड्रिंक्स की आई डोंट थिंक कि फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी। देखिए,
हम तो Multivitamins किसी भी ले रहे ड्रिंक होते के लिए हैं। हम रिकमेंड नहीं करते हैं, इसलिए सोडा सारे नुकसानदेह जी, हैं। लेकिन लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है ना, एनर्जी ड्रिंक लेंगे ना अगर हम दूध में ये डाल लें या फिर एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर लेंगे तो शायद हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी, या फिर कोई एक स्पेशली कोल्ड ड्रिंक की जिस तरह से बात करें, इस तरह से बहुत सारे बेवरेजेस मौजूद हैं जिसको सब समझते हैं कि यानी शेक बना लिया या पैक वाले जो शेक्स आ रहे होते हैं प्रिजर्वेटिव्स के साथ, वो बड़े शौक से इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि एनर्जी ड्रिंक है। मैं अपने पेशेंट को बेसिकली ये कहता हूँ कि अगर अल्लाह मियाँ को शेक पिलाना होता तो अल्लाह ताला शेक नाज़िल कर देता। अब आम है अगर, तो देयर इज़ नो नीड कि आप उसके अंदर एक आम अगर आप खा सकते हैं तो उसमें दूध भी मिलाएं, चीनी भी डालें, शेक बनाएं या स्ट्रॉबेरी का शेक बनाएं या दूसरी चीज़ों का। आप नेचर की जो चीज़ें हैं ना वो नेचुरली लेनी पड़ेंगी, ऑर्गेनिक ही आप उसको लीजिए। और ऑर्गेनिक जब चीज़ें आप लेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा इफेक्टिव होगी रादर देन सही तरह से बेनिफिट्स भी आपको उसके उसी तरह से मिलेंगे। एक अच्छी चीज़ को अच्छे तरीके से अगर प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वही आपके लिए शिफा भी है, और अगर किसी चीज़ ऐसी चीज़ के साथ कंबाइन कर लें जिसके साथ उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं तो ऑब्वियसली वो नुकसानदेह भी हो सकता है। नहीं, यकीनन अगर कोई ऐसी चीज़ लेते हैं लाइक जैसे लोग ले लेते हैं अमूमन क्रीम डालते हैं बहुत ज़्यादा, कोई शेक बनाते हैं कुछ और चीज़ें डालते हैं, तो वी आर नॉट रिकमेंडिंग, हम नहीं कहते कि ऐसी चीज़ आप लें। आपने ऑर्गेनिक फूड लीजिए, कच्ची चीज़ जैसे सब्जियां हैं, खीरा आप ले सकती हैं, ककड़ी ले सकती हैं, भिंडियाँ घर में बना सकते हैं उसके लिए। अब वो तो क्योंकि उसके अंदर कैलोरीज कम होती हैं और वो आपका पेट भी बहुत तेजी से भरेगा। तो और देर तक आपको भूख भी नहीं लगेगी। मैं ये कह रहा था कि अपने मील को आप 6 में डिवाइड कर लीजिए जी। एक आप नाश्ता कीजिए, हल्का सा नाश्ता कीजिए, दलिया हो, अंडा बॉयल उसके अंदर ले सकते हैं, चाय ले लें या दूध ले लें। उसके बाद कोई 11 या 12 बजे के दरमियान आप इस किस्म की चीज़ ले सकते हैं जैसे छोले हैं, चने, आप चने बॉयल चने ले लें या वो वाले भट्टे वाले जो चने आते हैं मुँह लेते हैं, उससे वो भी फ़ायदेमंद होते हैं। दूसरा ये कि उसके सॉरी टू कट यू ऑफ, यहाँ पे हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, मिलेंगे ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें क्योंकि ब्रेक के बाद डॉक्टर बताएंगे आपको फुल मील आपको किस तरह से लेनी है। तो ब्रेक के बाद ज़रूर आइएगा और देखते रहें हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हेल्थ की बात वीनस के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जो कि बता रहे थे आपको बहुत ज़बरदस्त डाइट प्लान कि आपको 6 मील को दिन में किस तरह से डिवाइड करना है। सो ब्रेकफास्ट के बारे में उन्होंने बता दिया था, अब लंच के बारे में और फर्दर उसके बारे में हम जानेंगे कि बेसिकली आपको हेल्दी डाइट किस तरह से लेनी है। ना सिर्फ ये डायबिटीज़ के बारे में बता रहे हैं बल्कि आपको डाइट प्लान भी बता रहे हैं। देखिए, नाश्ते के बाद आप कोई 11 और 12 के दरमियान है ना जो मिड मॉर्निंग वाला जो होता है, जी। तो उसके अंदर आप कोई हल्के फुल्के से स्नैक ले सकती हैं, चने ले सकती हैं उसके अंदर। अमूमन ख़वातीन तो बड़े शौक से खाती हैं गोलगप्पे, अगर उसके अंदर एनर्जी लेवल जो होता है वो बड़ा कम होता है उसके अंदर, वो आप ले लें। फिर दोपहर को जब आप लें तो कोई एक मील लीजिए दोपहर 1:30-2 बजे करीब, जिसके अंदर एक बाउल आपका सलाद का होना चाहिए। उसके अंदर डिफरेंट किस्म के आप डाल लें, एक आध कोई फल भी उसमें डाल सकते हैं कि एक सेब डाल लिया आपने, एक केला डाल लिया, ताकि आपके जो कार्बोहाइड्रेट पूरी हो जाए। ये जो फूड है ना, ये जो स्नैक टाइम है ना और जो लंच का आप बता रहे हैं, बड़ा ही फेवरेट लगता है मुझे वो यकीन बहुत मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वो एक आपको बिल्कुल फुल वाली फीलिंग भी आती है, आप बिल्कुल सेटिस्फाई होकर खाते भी हैं और इसके बाद फिर आपको इतना अच्छा फील भी होता है। ऐसा नहीं होता कि आप फिर यानी आपको बार बार क्रेविंग हो रही होती है, जिस तरह के अब हम बहुत ज़्यादा जब यानी फास्ट फूड खाते हैं उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर से हमें क्रेविंग होना शुरू हो जाती है। ऐसा फील होता है कि सही तरह से हम फुल होकर नहीं खाया हमने, बट जिस तरह से आप बता रहे हैं ज़रूर कंटिन्यू करें। नहीं तो ये सलाद लें और फिर उसके बाद शाम की चाय के ऊपर कोई डाइट बिस्किट, आजकल मार्केट के अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो आपको आगे आपके एनर्जी लेवल भी आपको मिलता रहे और आपको क्रेविंग भी बहुत ज़्यादा ना हो, भूख बहुत ज़्यादा लगे। और खाने का मैं एडवाइस ये करूँगा डिनर के लिए स्पेशली, रात का जो आप लेते हैं खाना वो 7:30-8 बजे ले लें, ताकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए वक्त मिले। और सोने से पहले एक गिलास आप दूध लीजिए। फॉर्मूला वही होगा कि आपके पास सलाद भी हो, थोड़ा उसमें दही भी आप इस्तेमाल के अंदर लेकर आएँ, और 1 कप राइस ले लें जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत बेहतर होता है, उसमें 1 कप ही शोरबा या दाल आप उसमें डाल सकते हैं। तो ये बेसिकली ये डाइट प्लान है। इसके अलावा जो लाइफस्टाइल तो बिल्कुल बेसिक, ये तो यानी जो जिनको प्रॉब्लम नहीं है
वो भी अगर एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना चाहते हैं तो वो आराम से इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं और उनका दिल नहीं भरेगा, क्योंकि सब्जियां भी लातादाद हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें दी हैं हमें, साथ में फ्रूट्स भी हमारे पास बहुत सारे मौजूद हैं, वो भी हम इसका भी टेक कर सकते हैं। अच्छा, फ्रूट्स के बारे में मैं जानना चाहूँगी, कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट्स इनसे दूर रहें? देखें, ये अल्लाह ताला की नेमत है, मैं अपने किसी पेशेंट को मना नहीं करता कि आप ये चीज़ ना खाएं। ओके। इसलिए कि अल्लाह ताला ने जब नेमत दी है तो आप उसको यूटिलाइज़ करें, लेकिन मैं कहता हूँ कि क्वांटिटी के ऊपर कंसंट्रेट करें। अगर आपको केला खाने का दिल चाह रहा है, आप एक केला खा लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप 4 केले खाएं। अमरूद आप ले सकते हैं, कीनू खाना चाहते हैं तो आप एक दरमियानी साइज़ का कीनू ले सकते हैं। तो आपका तरबूज खाने का दिल चाह रहा है तो वो जो प्याली हमने बताया कि आपकी कैलिब्रेशन प्याली होनी चाहिए, तो उसके अंदर जितना भी तरबूज आ जाता है आप वो ले लें। इसी तरीके से खरबूजा आप लेना चाहते हैं तो वो भी उसी प्याली के अंदर उसी साइज़ का अगर आ जाता है तो वो आप ले लें। तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ये चीज़ नहीं खाइए। लोग क्या करते हैं कि अमूमन पेट भर के खाना खाते हैं और खाने के बाद फल खाते हैं, लेकिन फल खाने का तरीका ये नहीं है। फल हमेशा आप खाएं खाली पेट, खाने से पहले फल खाइए, सलाद खाइए, ताकि आपके मैदे का जो पोर्शन है आधे से ज़्यादा फिलअप हो जाए। और बिल्कुल जो नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ें उनसे फिल हो रहा होगा। अब मैन मेड चीज़ें उसके बाद आप ले रहे होंगे तो वो सही ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट्स भी उसी तरह से मिलेंगे। जब आप जो आपने तरीका बताया, मैं खुद भी यही फॉलो भी करती हूँ, साथ में मैं सजेस्ट भी यही करती हूँ अपने पेशेंट्स को भी कि आप फ्रूट्स क्यों आप जितने नेचुरल फॉर्म में आप ले सकते हैं वो ज़्यादा अच्छा है। अब उसको भी अगर आप पका लेंगे, स्मूदीज़ बना लेंगे, चलिए स्मूदीज़ बनाना भी ठीक है, बट पका लेना, पैनकेक्स में ऐड कर लेना, वो जाहिर है आप बेनिफिट्स उसके बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। हाँ, यकीनन जो आप कहीं क्रीम ऐड कर रहे हैं, कहीं केक्स ऐड कर रहे हैं, कोई दूसरी चीज़ें। देखें, बेकर के जो आइटम्स हैं ना, बेकरी के जितने भी आइटम्स हैं डायबिटीज़ वाले के लिए हैं। अब वो उसके अंदर आप देखें ना, समोसे, हमारे यहाँ कराची में तो खासा बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि शाम को समोसे, जलेबी, रोल, इस किस्म की चीज़ें हैं। अब हमें ये नहीं पता कि बाज़ार से ये चीज़ें आ रही हैं, ऑयल इसका कैसा है, इसमें कीमा कैसा डला हुआ है या आलू कैसे डले हैं, आया वो धुले हुए भी हैं कि नहीं, हाइजीनिकली भी सही नहीं है। और ख़ासतौर पर डायबिटिक पेशेंट को तो इन सारी चीज़ों से दूर है। उसको जो भी चीज़ करनी है वो घर पर करवा लें। अगर आपको समोसा खाने का दिल चाह रहा है, आप घर में ही अपने सामने बनवाएं। जैसे अब रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में दिल चाहता है। हाँ, मैं चाहूँगी, मेरा असल में नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला था। आप बहुत अच्छे से तरीके से डाइट प्लान्स बता रहे हैं और डाइट में क्या चीज़ें ऐड करनी है। ऑब्वियसली जब हम किसी भी अपने प्यारों को देखते हैं डायबिटिक हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर उनकी रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, यानी वो इस चीज़ को चाहते हैं, क्रेविंग होती है, बट खुद को कंट्रोल करना पड़ता है। वो एक हद तक कंट्रोल करते हैं, देन फिर जब वो खाते हैं तो वो सोचते हैं कि आज अपनी हसरत पूरी करनी है। तो वो रमज़ान में किस तरह से अपनी हेल्थ पे यानी फोकस करें? देखिए, रमज़ान के लिए मैं अपने पेशेंट्स को ये कहता हूँ कि रोज़ा फ़र्ज़ है। अगर आप में हिम्मत है तो आप रोज़ा रखिए, अगर आप बेयर कर सकते हैं। और रोज़े के लिए फतवा भी ये है कि अगर आपने रोज़ा रखा और आपको रोज़ा अफ्तार करना पड़ जाता है दरमियान में, शुगर लो होने की वजह से या कोई सिम्टम आ जाता है, तो इसका कुफ़ारा नहीं है। इसका यानी वो 60 रोज़े आपको नहीं रखने, इसका फ़िदिया है, आप फ़िदिया दे दें या आप उस रोज़े को बाद में रिपीट कर दें, दोबारा रख सकते हैं। तो कुफ़ारा नहीं है। और किसी वक्त 5 मिनट पहले भी अगर ज़रूरत पड़ जाती है, क्यों देखा ये गया कि अगर डायबिटिक पेशेंट जो है अगर वो रोज़े में होता है तो उसके शुगर लेवल कम होने के चांसेस होते हैं। तो उसको बचाने के लिए मैं तो ये एडवाइस ये करता हूँ कि वो जो दवाइयाँ जो पैटर्न है, वो जो सुबह नाश्ते में लिया करते थे दवाइयाँ, वो लें अफ्तार के वक्त। ठीक। और जो रात को दवाई लिया करते थे वो लें सहरी में और आदी कर दें उन दवाओं को। तो फिर क्या होगा कि आपका रोज़ा प्रॉपर तरीके से, जैसे सपोज आप 50 मिलीग्राम कोई टैबलेट ले रहे हैं, ये तो आप उसको हाफ टैबलेट ले लें। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, कोई चीज़ आप ले रहे हैं 1 ग्राम की कोई चीज़ ले रहे हैं तो आप उसको 2 में बाइफरकेट करके 500 मिलीग्राम की कर लें और वो आप ले लें। ठीक है। इसी तरीके से जो इंसुलिन के जो लोग पेशेंट इंसुलिन के ऊपर होते हैं, वो क्या करेंगे, रात को जो इंसुलिन वो लेते थे उसकी भी आधी इंसुलिन कर दें। सपोज अगर वो 16 यूनिट लिया करते हैं, फिर वो 8 यूनिट लें। और रमज़ान के अंदर डायबिटीज़ वालों को मैं ये एडवाइस करूँगा वो पराठा खा लिया करें। इसलिए कि पराठा एक ऐसा मीडियम है जो 6 घंटे वो मैदे के अंदर स्टक रहता है।
तो उससे क्या होता है कि आपको शुगर लेवल बेहतर होता है, बट 6 घंटे के बाद जब वो ज़रा डाइजेस्ट होता है तो डाइजेस्ट होने में टाइम लेता है ना, दूसरी चीज़ जल्दी हो जाएंगी, तो आप वो लें। और थोड़ा सा उसके अंदर अगर आप मक्खन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मक्खन कर सकते हैं इस्तेमाल। मक्खन भी एक ऐसा मीडियम है जो आपके शुगर को एकदम नहीं नीचे जाने देते, थोड़ा वक्त से। तो डायबिटिक सारे पेशेंट रोज़ा रख सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है, क्योंकि तरावियाँ पढ़ते हैं उसमें एक्सरसाइज होती है, यूटिलाइज हो जाते हैं। और जो अफ्तार के वक्त है बस उसका फॉर्मूला ये है कि पकौड़े सिर्फ 2, दही फुल्की एक, रोजे फर्ज है, पकौड़े फर्ज नहीं है। पकौड़े फर्ज नहीं है। लेकिन फ्रूट चाट अगर आप लेते हैं तो फ्रूट चाट की एक प्याली फ्रूट चाट की ले लें, और घर के बनी हुई जो भी चीज़ हो सकती है। मैं तो एडवाइज ये करूँगा, सबसे अच्छा बेहतर ये है कि आदमी खजूर से रोज़ा खोले, पानी पिए, उसके बाद खाना खा ले और दवा अपनी ले ले, फिर सहरी के अंदर उसको सहरी करे प्रॉपर तरीके। सहरी के अंदर सवैयाँ बहुत अच्छा एक मीडियम है, सवैयाँ थोड़ी सी ले सकते हैं, यानी यहाँ कैलिब्रेशन जो है वो प्याली है, उसी के अंदर वो आप ले लें तो वो फ़ायदेमंद है काफ़ी। देखिए डायबिटीज़ वाले सारे रोज़े रख सकते हैं, लेकिन आपको ज़रा अपना ख्याल रखना है उसके अंदर। रमज़ान के अंदर बस ये है कि वो जो फिज़िकल एक्टिविटी करते थे वो ज़रा रेस्ट्रिक्ट कर दें। इसलिए कि डायबिटीज़ वाले को फिज़िकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। इस पर हमने बात नहीं की है वर्जिश के ऊपर। डायबिटीज़ वाले को एटलीस्ट पूरे दिन के अंदर अपने ज़ात के लिए 30 to 40 मिनट्स निकालने होंगे। और 30 to 40 मिनट्स वो जब नॉर्मल रूटीन में, रमज़ान की रूटीन नहीं है, रमज़ान का रूटीन नहीं, 11 मंथ की हम बात कर रहे हैं, रमज़ान की बात नहीं कर रहे हैं। वो निकालें और हफ्ते के अंदर 5 दिन कम से कम, 2 दिन अगर वो आराम भी कर लेता है तो कोई ऐसे नहीं, 40 मिनट्स तो वो फिर वॉक करे, वॉक में थोड़ी सी ब्रिस्क वॉक करे। और ब्रिस्क वॉक ताकि पूरी बॉडी के मसल्स वगैरह, मसल्स भी एक्टिव हो जाते हैं, हार्ट सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। इसलिए कि जब ब्रिस्क वॉक आप करते हैं ना तो आपके हार्ट की जो रेट बढ़ता है, जब हार्ट का रेट बढ़ता है तो आप हार्ट और पावरफुल होगा, जितना रेट बढ़ेगा उतना पावरफुल होगा और फिर सप्लाई बहुत बेहतर होगी। तो वॉक से स्टार्ट करें, फिर उसको ब्रिस्क वॉक के ऊपर लेकर आएँ, और अगर आप में हिम्मत है और आप कर सकते हैं तो कोई 5-1 मिनट तक आप रनिंग भी कर सकते हैं। और मैं ये एडवाइस करूँगा, लोग अमूमन ओल्ड एज के अंदर ट्रेडमिल के ऊपर करते हैं तो इससे उनके जॉइंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा, क्योंकि ट्रेडमिल बहुत सख्त होती है, तो मैं ये एडवाइस करूँगा किसी ऐसी नरम जगह के ऊपर वो करें, जैसे किसी पार्क में जाके वॉक करें, फ्रेश एयर भी आपको फ्रेश एयर भी मिल सकती है और वो भी मिल सकती है। असल चीज़ ये है कि जो आप खा रहे हैं उसको यूटिलाइज करें, और जितनी अच्छी यूटिलिटी आपकी होगी उतनी अच्छी आपकी शुगर कंट्रोल होगी। आपके HbA1c जो टेस्ट होता है वो बहुत बेहतर आएगा, और जब वो बेहतर आता है तो आप खुद देखें, क्योंकि डायबिटीज़ का अब जो हम इलाज करते हैं ना वो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस को देखते हैं कि उसकी आंखें किस तरीके से बचानी है, गुर्दे किस तरीके से बचाने हैं, हार्ट अटैक से बहुत बड़ा रोल है कि डायबिटिक जो डॉक्टर है, यानी जो डायबिटिक पेशेंट्स को देख रहे हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। आपकी एक कम्युनिटी का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो इससे इफेक्टेड है, और उनकी लाइफस्टाइल को किस तरह से हेल्दी रखना है एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें डॉक्टर का। तो ऑब्वियसली इसमें आप मुझे ये भी हमारी व्यूअर्स को ये भी गाइड करें कि कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, और जिसमें उनको, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि रेगुलरली मॉनिटर करना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, तो रेगुलरली मॉनिटर करना कितना इम्पॉर्टेंट है और इसकी यानी इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं अगर आप ना करवाएं, तो ये भी ज़रूर बताएं हमें। देखिए जो रेगुलर टेस्ट हैं वो 4 बेसिक टेस्ट होते हैं, अगर आप वो करा लें तो काफ़ी हद तक पता चल जाता है। एक ब्लड CP, यूरिन DR, तीसरा फास्टिंग, शुगर और HbA1c, ये 4 टेस्ट हैं बेसिकली। ये अगर आप करा लेते हैं तो आप मॉनिटर कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, लेकिन क्योंकि गुर्दे बड़े अफेक्टेड होते हैं शुगर वाले के, तो लॉन्ग टर्म के अंदर हमें देखना पड़ेगा। क्रेटिनिन भी कराएं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी देखें, स्पॉट यूरिन अगर उसके अंदर प्रोटीन तो नहीं जा रहे कहीं, तो उसका भी बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि किडनी सबसे पहले डैमेज होती है। और मैं अपने पेशेंट्स को मैं एडवाइस करता हूँ कि हर 6 महीने बाद आंखों के डॉक्टर को भी दिखाइए, कहीं वहाँ वो इफेक्ट तो नहीं आ रहा उस पर, आंखों के ऊपर तो रेटिना के ऊपर तो इफेक्ट नहीं आ रहा। तो आंखें दिखाना बहुत ज़रूरी है डॉक्टर को चाहिए, ताकि वो ये देख सके दवाई डाल के और उससे स्लिटस्कोप से कि फंडस तो बिल्कुल सही तरह काम कर रहा है आपका। इसलिए कि दुनिया में नंबर 1 कॉज है ब्लाइंडनेस की डायबिटीज़, यूरिनल फेलियर की नंबर 1 कॉज जो है वो डायबिटीज़ है। उसके अलावा और दूसरी डिजीज़ से भी होता है, तो वो भी ये दिखाएं और अपने हार्ट की भी मॉनिटरिंग करें।
ओके। वो भी करना बहुत ज़रूरी है कि आपके चीज़ें कंट्रोल में रहे। ब्लड प्रेशर अमूमन देखा ये गया है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनकी आर्टरीज जो होती है ना थोड़ी सी थिक हो जाती हैं, जिससे उनको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ब्लड प्रेशर ही मॉनिटर करें। मैं तो अपने पेशेंट से कहता हूँ कि आपको नंबर याद होना चाहिए, क्योंकि तो आपका ब्लड प्रेशर के कितने नंबर हैं आके क्या बताता है कि 90 है, 91/40 है, 81 से 120 है। आपको उनको अपने वाइटल्स पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर तरह से, क्योंकि आपको पता होगा तो आप एक लाइन आपको मालूम होगी यहाँ पर नॉर्मल है, ये बॉर्डर लाइन है और ये एक्सीड कर रहा है। तो आपके लिए मॉनिटर करने के बाद आपके लिए ज़्यादा इजी होगा कि मुझे क्या चीज़ें अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करनी है, कौन सी चीज़ें जो है वो ऐड करूँगा तो मेरी लाइफ ज़्यादा जो है वो सुकून में रहेगी, सहल हो जाएगी बेसिकली। तो मैं ये भी चाहूँगी डॉक्टर कि आपने एक्सरसाइज का भी बताया, आपने मेडिसिन का भी बताया, आपने ये भी बताया कि यानी कौन सी डाइट्स लेनी चाहिए। अब इसके अलावा देखिए क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो अभी इस चीज़ का शिकार नहीं हुए हैं, तो हम उन लोगों को बचा कैसे सकते हैं? देखिए मैं तो ये एडवाइस करता हूँ कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए। आप ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें। आप अपने लिए इतना सब कुछ आप करते हैं 8-10 घंटे 12 घंटे, जैसे जॉब के ऊपर होते हैं तो 12-12 घंटे हम लगा देते हैं। तो मैं एडवाइस करता हूँ कि 30 मिनट्स 40 मिनट्स आप अपने लिए करें, जरूर निकालें। आप बाग में जाएं, चहलकदमी करें, रनिंग करें, एक्सरसाइज करें। फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा अच्छी फिजिकल एक्टिविटी होगी आपकी इंसुलिन की यूटिलाइजेशन, क्योंकि रेजिस्टेंस है ना, जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो इंसुलिन फिर यूटिलाइज होती है। जब इंसुलिन यूटिलाइज होती है तो अब ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ना हेल्दी फूड, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज करें, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला जो फॉर्मूला है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मिक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ऐसा भी है इसलिए कि जो एक्चुअल थॉट प्रोसेस है ना इंसान का वो फजर के बाद आता है जी। आप जो है ना मैक्सिमम जो आप अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं और क्रिएटिव थॉट्स भी आपको उस वक्त आते हैं। और जिस तरह से सुन्नत में भी है कि आप खाना खाने के बाद यानी लंच करने के बाद कैलूला करें, तो आपकी बॉडी क्योंकि उसकी चार्जिंग लो हो जाती है। जैसे हमें बैटरी, अपने मोबाइल की बैटरी की फिक्र होती है कि अब ये इसकी बैटरी लो हो रही है तो अब इसे चार्ज करना। तो कैलूला भी यकीनन आप बहुत अच्छे तरीके से सबको बता सकते हैं कि हमारी बॉडी को दोबारा से रिचार्ज कर देती है फॉर फर्दर डे। यानी कि जब सुबह सवेरे उठते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव थॉट्स आ रहे होते हैं, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ भी आ रहे होते हैं और प्रोडक्टिविटी का लेवल भी हमारे अंदर ज़्यादा, हमारे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देन फिर टाइम गुजरता जाता है, लंच का टाइम आता है, तो फिर ये कितना अच्छा हमें सुन्नत की तरफ से, हमें इस्लाम की तरफ से एक जो तरीका बताया गया है, तो उससे बॉडी हमारी दोबारा से रिचार्ज हो जाती है। तो दिन में 2 मरतबा हम प्रॉपरली रिचार्ज हो सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात आपने की इसकी कि बॉडी को रिचार्ज करना क्यों ज़रूरी है, जल्दी उठना क्यों ज़रूरी है। अब क्योंकि नींद इससे बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, तो मैं जानना चाहूँगी कि क्वालिटी ऑफ स्लीप और क्वांटिटी ऑफ स्लीप किस तरह से इसको इफ़ेक्ट करता है और कितनी यानी मैक्सिमम आवर्स क्या होने चाहिए कि ऑप्टिमम आप अपनी हेल्थ को वो कर सकें। देखिए ये डिपेंड करता है, तो एज वाइज होता है। बिल्कुल अगर बिल्कुल छोटा बच्चा है तो वो 20-22 घंटे भी सोता है उसके, क्योंकि उसके ब्रेन की डेवलपमेंट होती है। एक एडल्ट के लिए कम से कम 6 घंटे की साउंड स्लीप होनी चाहिए। 6 से 8 घंटे की जो नींद है तो वो, और सही प्रॉपर वक्त पे अगर आप सोएं तो अमूमन देखा ये गया है शहरों के अंदर बहुत बुरा हाल है। लोग 2-2, 3-3 बजे सोते हैं, फिर काम पे भी लेट जाते हैं, 11-12 बजे उठते हैं। तो 6 से 8 घंटे की आपको प्रॉपर नींद लेनी है। उस नींद लेने की वजह से आपका ब्रेन बहुत अच्छा काम करेगा, आप फिजिकली बड़े फिट होंगे। और क्योंकि जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपके जितने भी न्यूरो ट्रांसमीटर हैं जो ब्रेन से रिलीज होते हैं वो आपको अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं कि आप अच्छी तरीके से परफॉर्म करें पूरे दिन। आपको स्ट्रेस से भी बचाते हैं। अच्छा, अब मैं इसको स्ट्रेस और डायबिटीज़ को कनेक्ट करना चाहूँगी, रिलेट करना चाहूँगी कि जो लोग डायबिटिक होते हैं वो स्ट्रेस को किस तरह से खुद से, यानी वो भी स्ट्रेस का शिकार होते हैं ऑब्वियसली। बहुत सारी चीज़ें जो है रिस्ट्रिक्ट हो रही होती हैं, बहुत सारी फैमिली फंक्शंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो समटाइम्स समहाउ उनको यानी स्किप करनी पड़ती हैं। तो फिर जब स्ट्रेस होने लगता है लोगों को या डिप्रेशन होता है, इसकी वजह से डायबिटीज़ में कितना फ़र्क आता है? देखें, स्ट्रेस तो मेजर कॉज है डायबिटीज़ की। कुदरत ने स्ट्रेस जो रखा है ना वो बेसिकली आपकी ये शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है आपकी बॉडी की।
अगर ये सबके साथ होता है, स्ट्रेस हर एक को है जी। आप किसी भी अर्बन एरिया में, खासतौर कराची में रहते हैं, आप ड्राइवर हैं, आपको स्ट्रेस है, आप घर से बाहर निकलते हैं, स्ट्रेस होता है, आप कोई शॉपिंग के लिए जा रहे होते हैं, जब आपको स्ट्रेस हो रहा होता है, तो स्ट्रेस एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। जब तक ये फिजियोलॉजिकल रहता है तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन जब ये आपको बहुत एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाता जब ये है, पैथोलॉजिकल साइड पर जाता है, तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और मैं ये एडवाइस करता हूँ अपने पेशेंट को कि वो शादियाँ, इसलिए ये सोशल भी तो रहना पड़ता है ना, तो आप घर से खाना खा के जाइए। ओके, आप घर से खाना खा के जाइए, सही वक्त पे स्मार्ट। तो आप रात के 11 बजे 12 बजे खाने के बजाय आप जो आपका रूटीन है, डायबिटीज़ वाले को ना देखिए रूटीन बनाना पड़ेगा, लाइफस्टाइल अपना बनाना पड़ेगा। अगर वो लाइफस्टाइल अपना नहीं बनाएगा तो फिर उसकी शुगर जो होगी वो अनकंट्रोल्ड होगी, और जब अनकंट्रोल होगी तो फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। फिर कॉम्प्लिकेशन के साथ देखिए ना, एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट इन्फेक्शन, इस पर हमने अभी तक बात नहीं की। जरूर मैं डायबिटीज़ वाले, डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं, जब उनकी, क्योंकि फुट के आगे आपके पास ब्लड सप्लाई है नहीं, तो ये आपके बिग टो और जितनी भी टोज हैं उसके सप्लाई सबसे पहले, अगर आपको खुदा न खास्ता आपकी जो शरियाने हैं वो मोटी हो जाती हैं और खून की सप्लाई कम जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो उसकी वजह से आपके पाँव के ऊपर अल्सर हो सकता है। तो मैं डायबिटिक पेशेंट को ये एडवाइस करता हूँ कि कोई आपका मुआयना करे पाँव का डेली बेसिस के ऊपर, कि घर में किसी बच्चे से करवा लें, कोई आपकी मिसेज हैं तो वो देख सकती हैं, और वो ये देखें कोई चेंजेस तो नहीं आ रही हूँ, ज़रा सी भी कोई चेंजेस आप बताना चाहेंगे? क्योंकि मैं खुद भी जानना चाहती हूँ कि, और ऑब्वियसली हमारी कम्युनिटी में सब लोगों को पता होना चाहिए कि एक फैमिली मेंबर जो अगर डायबिटिक है तो उसके अराउंड जो लोग हैं, यानी उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनका क्या रोल होगा उनकी लाइफ को नॉर्मल लाइफ की तरफ लाने में। और जो आपने फुट में चेंजेस का कहा, यानी पाँव में जो चेंजेस आ रहे हैं, किसी भी तरह के चेंजेस जो ख़तरनाक हो सकते हैं, तो उनके बारे में ज़रूर बताएं हमें। देखें, जो पाँव के अंदर सबसे पहले तो ये मैं एडवाइस करूँगा कि जो प्रेशर पॉइंट्स हैं पाँव के, आप ऐसे सोल वाला जूता पहनें जो आपके प्रेशर पॉइंट्स को बियर करें। वेट बियरिंग है ना बेसिकली। जूता जब भी पहने इसका ख्याल रखें कि कोई कील तो नहीं निकली हुई नीचे, कोई ऐसा जो आपको जख्म कर कोई नोकीली चीज़ ना हो। दूसरा ये कि आजकल वो जो फैशन के अंदर है वो बहुत टो वाले शूज़ हैं, वो नहीं, ये ब्रॉडर शेप वाले पहने ताकि आपका पाँव बिल्कुल रिलैक्स रहे उसके अंदर। और आप अपने पाँव का डेली बेसिस के ऊपर हल्का सा जैतून के तेल से या वैसलीन से मसाज करवाएं। जब आप मसाज करवाते हैं तो बहुत स्किन आपकी वहाँ की सॉफ्ट रहनी चाहिए। अगर जहाँ भी आप महसूस करेंगे स्किन आपकी सख्त हो रही है कोई, तो वो फिर अंदर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि डायबिटिक वाले का बाहर से अगर आप जख्म देखेंगे बहुत छोटा होगा, लेकिन जब आप उसको ज़रा एनालाइज करेंगे, देखेंगे प्रॉपर तरीके से, तो बहुत बड़ा जख्म होगा। तो इसके लिए मैं ये एडवाइस करूँगा, पाँव आप ज़रूर, इसलिए आप खुद देख सकते हैं तो मिरर के अंदर आप पाँव को रखें। और ख़ास तौर पर ये जैसे सर्दियों का सीज़न है, आप लोग गीज़र होता है, गर्म पानी आता है, तो पहले उस गर्म पानी को अपने दूसरे किसी जिस्म के हिस्से पे डाल के देख लें, क्योंकि पाँव ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो उसके अंदर वो हो सकते हैं। और दूसरा ये कि आपकी पूरा वेट पाँवों के ऊपर आता है, तो आपकी पाँव की प्रॉपर स्पेशल केयर होनी चाहिए। स्पेशल ये हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर, वरना यूरोप में हमारे पेडिक्योर बहुत होता है जी। यहाँ सिर्फ ख़वातीन कराती हैं, वो भी सुपरफिशियल सा होता है। लेकिन अगर पेडिक्योर आप खुद घर में देखें, प्रॉपर जो मसाज, जिनको जो जानते हैं ना कि प्रेशर पॉइंट्स क्या है, इतनी नींद अच्छी आती है उसके बाद। यानी अगर आप रात में जिसको यानी बेख्वाबी का मसला हो, जिसको प्रॉपर नींद ना आती हो, वो आपने जैतून के तेल की बात की, ये तो बिल्कुल शिफा ही शिफा है, इसका जिक्र तो कुरान में भी है। तो अगर इससे अगर पाँव का मसाज किया जाए तो जिनको नींद नहीं आती, डिप्रेशन ज़्यादा होता है, उनके लिए तो आप नेमत बता रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसको रेगुलर बेसिस के ऊपर इसको देखते भी रहें और चेक करते रहें। और इसके अलावा शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। भाई पाँव की हिफाजत के साथ साथ आप शुगर भी कंट्रोल रखें, इसलिए कि रूट कॉज है। देखें, अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी ना तो पेरिफेरल न्यूरोपैथीज डेवलप हो जाती हैं, पाँव सुन होना शुरू हो जाता है। पाँव सुन होता है तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। चप्पल हमेशा आप कंफर्टेबल पहने, जो भी है चप्पल। और हमेशा बेध्यानी हम जल्दी से चले जाते हैं ना, सही पाँव नहीं पड़ा, किसी से टकरा गया, तो
पाँव के ऊपर कोई ज़ख़म नहीं आना चाहिए, पाँव पे कोई चोट नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि सुन होने की वजह से डायबिटीज़ अगर लॉन्ग टर्म रहती है तो पाँव सुन हो जाते हैं, तो सुन होने की वजह से पता नहीं चलता, तो गर्म चीज़ भी नहीं पता चलती, तो पहले उसको देख, यानी आपको सेंसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं आपके, तो चोट लगती तो आपके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो ब्रेन तक प्रॉपरली मैसेज नहीं दे पाते हैं, और इसकी वजह से कोई तकलीफ होती भी है तो महसूस नहीं हो रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा बाद में कॉम्प्लिकेशंस दे सकती है। और सबसे पहले तो मैं आपको अगेन थैंक यू कहूँगी, क्योंकि आपने बहुत सारी शॉर्ट नोटिस पर हमारे लिए टाइम निकाल कर आए। दूसरा, बहुत सारी ऐसी बातें भी बताई जो कि ऑब्वियसली डॉक्टर को सीख करने के बाद, कंसल्टेशन पे करने के बाद लोगों को पता चलती हैं, जो कि लोगों ने यकीनन देखने वालों को बहुत फ़ायदा हुआ होगा, और लोगों को जो फ़ायदा होगा यकीनन आपके लिए सवाब का बायस भी बनेगा। तो थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने टाइम निकाला और बहुत मुफीद टाइम निकाला। और मैं चाहूँगी प्रोग्राम के एंड में एक आप मैसेज दें हमारी ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को। देखें, जो मैसेज है ये कि लाइफ स्टाइल अपना चेंज करें, हेल्दी फूड लें और कोई गेम खेलें, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें, पार्क्स के अंदर यस वो करें, और डाइट जो आप लें तो ऑर्गेनिक डाइट ज़्यादा लें, आप कंसनट्रेटेड डाइट्स ना लें, और अल्लाह ताला की सारी नेमत है, मौसम के फल भी ले सकते हैं, मौसम की सब्जियां इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे फ़र्क पड़ता है, जो भी मौसम में जो फल और सब्जी आते हैं वो इस्तेमाल करें। और उसका कुछ फार्मूला इस किस्म का बना लें कि हफ्ते के अंदर 3 दिन सब्जियां आप इस्तेमाल करें, 2 दिन दालें सीरियल्स ले लें, 1 दिन या 2 दिन आप गोश्त इस्तेमाल करें। तो हमारे यहाँ लोग चिकन को गोश्त नहीं समझते, वो 6 के 6 7 के 7 दिन खाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, चिकन भी गोश्त है, मटन भी गोश्त है, बीफ भी गोश्त है, फिश भी गोश्त है। तो अगर आप गोश्त 2 दिन ले वैराइटीज ले आए, आप वैराइटीज ले आए उसके अंदर, तो ये आप लीजिए और इंशाल्लाह ताला फिर आप काफ़ी बेहतर रहेंगे। इसलिए कि आपको अपने नंबर से याद होने चाहिए और शुगर का पता होना चाहिए किस वक्त कितनी आपकी होती है। तो नाजरीन, जिस तरह से डॉक्टर ने बताया कि आपको अपनी प्रॉपर मॉनिटरिंग करवाना बहुत ज़रूरी है और अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ में ये शो देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद होते हैं बहुत अच्छे से डॉक्टर्स जो आपको बहुत सारी मुफीद बातें बताते हैं, मशवरे भी देते हैं, टोटके भी बताते हैं, तो ताकि जिससे आप रखें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल और आपकी सेहत भी अच्छी रहे। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा। इजाज़त लूँगी इस दुआ के साथ कि अपना रखेंगे बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे रखेंगे दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।